अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो यू आर ऑल फाइन। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ होम्योस्टेसिस। आज हम लोगों ने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजी की हम लोग बुक 10th क्लास की बुक है, चैप्टर नंबर 11 है इसका, होम्योस्टेसिस। लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 मेरे चैनल पर मौजूद हैं चैप्टर। आप लोगों को अगर वो भी टॉपिक्स चाहिए चैप्टर नंबर 10 के तो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या है? Homeostasis is defined as the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite changes in the external environment। होम्योस्टेसिस से मुराद हमारे जो बाहर का माहौल होता है उसके अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं, उन तब्दीलियों के आने के बावजूद जो हमारे जिस्म के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को बरकरार रखना, उसके अंदर तब्दीली ना आने देना होम्योस्टेसिस कहलाता है। होम्योस्टेसिस के कुछ प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जैसे कि इर्द गिर्द की जो हवा का दर्जा हरारत है वो तब्दील होता रहता है, कभी सर्दी आती है कभी गर्मी आती है, लेकिन इसके बावजूद इंसानी जिस्म का जो अंदरूनी टेम्परेचर है, जो उसका अंदरूनी दर्जा हरारत है, वो कितना रहता है? 37 सेल्सियस। ये तो आप लोग को पता ही है। और अगर इससे ऊपर हो जाए तो वो हमें फ़ीवर होता है, नीचे हो जाए तो हमारे वो शो ऑफ करता है कि कमज़ोरी आ गई है। तो 37 सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं प्रोसेसेस की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है ओस्मो रेगुलेशन। Osmo regulation, it is the maintenance of the amount of water and salt in the body fluids। वो कह रही हैं कि जिस्म के अंदर का जो फ्लूइड होता है, यानी खून और टिश्यूज़ के जो अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, उसमें पानी और नमकियात की मकदार को बरकरार रखना, कि अगर ज़्यादा पानी है तो उसको जिस्म से निकाल दिया जाए, और अगर उसके अंदर ज़्यादा नमकियात हैं तो उनको भी पसीने के थ्रू निकाल दिया जाए, और जिस्म के टेम्परेचर को बरकरार रखा जाए। तो जो ये टेम्परेचर बरकरार रखा जाता है, इस टेम्परेचर को कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। देन है थर्मो रेगुलेशन। थर्म का मतलब ही आप लोग को पता चलता होगा कि थर्म मीन गर्माहट। तो थर्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। वो कह रहे हैं कि हमारे जिस्म के अंदर के जो दर्जा हरारत होता है उसको बरकरार रखना। ये जो बात हम लोग होम्योस्टेसिस के अंदर कर रहे थे कि बाहर तब्दीलियाँ आने के बावजूद अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आती है, और अगर आती है तो वो हमारे फ़ीवर की निशानियाँ होती हैं। और अगर हमारे जिस्म के अंदर जो टेम्परेचर हमारी हरारत को बरकरार रखता है वो होता है थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब ही है कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, उनको जिस्म से बाहर निकालना, और बाहर निकाल कर क्या करना? अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखना। देखते हैं excretion। In this process the metabolic waste are eliminated from body to maintain the internal conditions at equilibrium। वो यही बात कर रहे हैं कि एक ऐसा अमल है जिसके दौरान जिस्म के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसके जो बेकार मादे होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, ताकि जो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम, मतलब कि वो मुतवाज़न रहे। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट। होम्योस्टेसिस इन प्लांट के भी कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पौधे माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ जो होती हैं उनका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो दिखाते हैं, और अपने अंदर जितने भी उनके हालात होते हैं उनको वो मुस्तकिल रखते हैं। जिस तरह इंसान अपने अंदर के टेम्परेचर को बरकरार रखता है, इसी तरह पौधे भी अपने अंदर के टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं, और जो ये टेम्परेचर बरकरार रखते हैं इस सलाहियत को हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फालतू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर से निकालना।
In daytime, the carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis and hence it is not a waste product. दिन के वक्त सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। इस तरह ये फालतू और बेकार कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। एट नाइट, रात के वक्त, बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यूज एज बाय डिफ्यूजन। और रात को क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फालतू होती है, क्योंकि इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता उस टाइम। तो जो पत्तों और जो छोटे तने होते हैं उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड उनको स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 में बताया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। हम जानते हैं कि पौधे जो हैं पानी ज़मीन से हासिल करते हैं और वो इसके अलावा सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान भी पानी बनता है। तो पानी की जो ज़्यादा मिकदार होती है वो पौधे अपने सेल्स के अंदर से ही लेते हैं। वो किस तरह लेते हैं? प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी। टर्जिडी मीन बेटा कहते हैं सख्ती को। जब पानी की ज़्यादा मिकदार हो जाती है तो पौधे अपने सेल्स के अंदर अपने सेल्स को सख्त रखने के लिए वो क्या करते हैं कि पानी को इनके अंदर जमा कर लेते हैं। और फिर जब ट्रांसपरेशन के ज़रिए ये फालतू पानी को फिर वो क्या करते हैं कि जिस्म के अंदर से निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के ज़रिए क्या करते हैं कि वो फालतू पानी को जिस्म से निकाल देते हैं। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ द लीव इज कॉल्ड गटेशन। गटेशन को जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताती हूँ कि अगर मिट्टी में पानी की मिकदार जो है वो बढ़ा दी जाए, तो यानी कि अगर हम लोगों ने पानी जो है पौधे को ज़्यादा दे दिया है और वो उसके अंदर जो मिट्टी में है वो ज़्यादा है और उसने पौधे ने ले लिया ज़्यादा, तो फिर क्या होता है कि पौधे के अंदर जो जाइलम टिश्यू होते हैं ना, जितना भी फालतू जो पानी होता है वो उसके अंदर जमा हो जाता है। कुछ पौधे तो क्या करते हैं कि जैसे घास वगैरह होते हैं ना, वो अपने पानी को पत्तों की नोक पर जो सुराख होते हैं ना उनके ज़रिए वो बाहर निकाल देते हैं, वहाँ से वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह इनके पत्तों के जो किनारों से जो पानी निकलता है उसको हम लोग कहते हैं गटेशन। क्या कहते हैं? गटेशन। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर जितने भी बेकार मादे होते हैं उनको बाहर निकालना। Plant deposit many metabolic waste in their body as harmless insoluble materials. मेटाबॉलिज्म के बहुत से बेकार मादे जो होते हैं वो पौधे अपने जिस्म में ज़ख़ीरा कर चुके होते हैं या ज़ख़ीरा वो कर लेते हैं। फिर वो किस तरह वो उन्हें बाहर निकालते हैं, तो वो क्या कर वो ज़ख़ीरा किस तरह करते हैं ये मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्सलेट इज़ डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स एंड स्टेम ऑफ मैनी प्लांट इन टमाटोज। जो टमाटर होते हैं उनके अंदर जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वो बहुत सारी जो उनके क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स की शक्ल में पत्तों में ना, और छोटे जो नए नए तने होते हैं उनके अंदर वो जमा कर देते हैं जितने भी बेकार मादे होते हैं। तो जो वो क्या करते हैं, फिर वो जब उतर जाएं या उनकी ज़रूरत ना हो तो वो पत्ते उतर जाते हैं और फिर वो ज़ाया हो जाते हैं। अगर दरख्तों में देखा जाए, इन ट्रीज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द लीफ फॉल। हर साल क्या होता है, आप लोगों को पता है कि पत्ते गिरते हैं और पत्ते गिरने के दौरान फालतू मादे जितने भी होते हैं वो भी साथ ही गिर जाते हैं। इसके और बेकार मादे निकलने के कुछ और भी तरीके होते हैं, जिस तरह के गम, लेटेक्स, म्यूसिलेज, रेजन्स वगैरह। ये दरख्तों का जो तना होता है, जो दरख्तों की लकड़ी होती है, वहाँ पे आप लोगों ने अक्सर कुछ गम्स लाइक या कुछ कहने के चिपचिपा सा मादा आप लोगों ने देखा होगा। तो वो भी बेकार मादे होते हैं। वो क्या करते हैं कि जब उनको ज़रूरत नहीं होती तो अपनी लकड़ी के थ्रू, उनके सुराखों के ज़रिए, स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करते हैं, उनको रिलीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट इसका जो एक पॉइंट है
वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो पॉइंट आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को वो सुनना भी चाहिए। वो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का टॉपिक है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसे पढ़ेंगे। आई होप सो आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट कर दीजिएगा, और इसके अलावा अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।